हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 शिफ्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो कौन सी शिफ्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 14/6/2022 को हुई थी। देखो, आपको पता होगा कि लेवल 3 है। कुछ जून का तो 14 तारीख को हुआ था और कुछ जून का 17 तारीख को हुआ था। जो 14 जून को हमारा एग्जाम हुआ वो दो शिफ्टों में हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। और जो 17 तारीख को हुआ था वो तीन शिफ्टों में हुआ था, टोटल शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो 14 तारीख का शिफ्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, लेवल 5, जो कि अभी हुआ था हमारा। एक तो 12 तारीख को हुआ था और दूसरा हुआ था 15 तारीख को। 12 तारीख को दो शिफ्ट थी, शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और 15 तारीख को तीन शिफ्ट थी हमारी, तो वो तीनों शिफ्ट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेवल 5 की हम सारी जो शिफ्ट हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और देखो, लास्ट मंथ आपको पता होगा कि लेवल 6 का एग्जाम भी हुआ था। ठीक है। लेवल 6 और लेवल 4 का जो एग्जाम हुआ था हमारा, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन ही डिस्कस किए हैं हमने। ठीक है। तो उन सभी का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप यूट्यूब, जो ये वाला सेम हमारा जो चैनल है, यहाँ पे आप जब इसकी प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ से आपको इसका अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो। इसलिए मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है। ठीक है। और आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो देख के अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। देखो, आने वाले टाइम में ग्रुप डी का एग्जाम है हमारा, जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो जुलाई लास्ट के से एंड होगा और सितंबर तक चलेगा। तो उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखो, जो हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका जो लेवल 2 है ना, उसका लेवल कहीं अच्छा खासा पूछा गया था। इवन लेवल 5 से भी अच्छा पूछा गया था कुछ शिफ्टों में। तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हो या फिर 10th का लेवल का दे रहे हो। एग्जाम का लेवल कैसा भी आ सकता है, तो आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन की और टफ क्वेश्चन की भी। ठीक है। तो ये जो टोटल हमारे शिफ्ट हैं, जो टोटल हमारी लेवल है, लेवल 6, 5, 4, 3, 2, इन से जो सारी शिफ्ट हैं, इनकी जितनी भी शिफ्ट हैं वो सब आपको देखनी चाहिए। वो आने वाले टाइम में हेल्प करेंगे। और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो पेपर करवाया है टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है। और मैथ सेक्शन तो एसएससी में पूछा ही जाता है, तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल होंगी। और जिन, देखो, एक गुवाहाटी जोन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो गुवाहाटी वालों के लिए तो ये स्पेशली बेनिफिशियल है ही, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सिमिलर देखने को मिलेगा। क्योंकि इन सारी जो लेवल्स हैं, इनमें भी हर शिफ्ट का जो पैटर्न है वो सिमिलर देखने को मिला है। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर पेपर मिलेगा आपको, जिससे अब एक को बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो अब हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मिक्सचर का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि एक जार है जिसमें दो तरल पदार्थ हैं, ए और बी है, जिसको 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। यदि जार में तरल ए की मात्रा 5 लीटर मिलाई जाती है तो मिश्रण का अनुपात है 4:5 हो जाता है। देखो, ए और बी दो टाइप के हमारे लिक्विड हैं जिनका रेशियो है 3:4। अब क्या हो रहा है, बाद में रेशियो 4:5 हो गया, लेकिन कब हुआ है ये? जब जार ए की जो 5 लीटर मात्रा मिला रहे हैं, यानी जो जार ए है उस वाले विलियन की। यानी देखो, यहाँ पे हम 5 लीटर मिला रहे हैं सेकंड वाले की, इस वाले की। तो जो बी है वो तो अनचेंज रहना चाहिए ना, क्योंकि बी को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। इसका मतलब है ये जो 4 है और ये हमारा 5 है, ये तो सेम बनना चाहिए। इसको सेम बना लेते हैं। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो ये कितना आ जाएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15, और ये आ जाएगा 5 के 20। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 20। तो देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे 15 से 16 हुआ है, यानी 1 यूनिट मिला है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर क्वेश्चन में गिवन है। पूछ रहा है कि जार में विलियन बी, जो बी है, उसकी मात्रा कितनी है। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है तो विलियन बी हमारा कौन सा है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 लीटर। यही हमसे पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए आपको समझने में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि चार दोस्त हैं पी, क्यू, आर और एस, समान समय पर समान बिंदु से 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 4, 8, 16 और 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं। देखो, ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर चार दोस्त हैं पी, क्यू, आर, एस। ये जो टोटल ट्रैक है उसकी लंबाई कितनी है, 400 मीटर है। इस पर ये अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं, ये 4 से चल रहा है, ये 8 से चल रहा है, ये 16 से चल रहा है, और ये 20 से चल रहा है। तो ये दौड़ना शुरू करते हैं। तो बोल रहा है यदि वे सभी समान दिशा में दौड़ते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, मान लो कि इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो पूछ रहा है कि तो वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। तो वो पहली बार कब मिलेंगे, ये हमसे पूछ रहा है।
तो देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो जैसे कि इससे पहले आपने शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा कि मान लो 4 घंटियां हैं, एक 2 सेकंड के अंतराल पे बजती है, एक 4 पे, एक 6 पर, 8 पे। तो बाद में ये कब बजती है तो उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको हम उसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ये स्पीड गिवन है ना, तो हम पहले टाइम निकालेंगे सबका। अगर मैं पी की बात करूँ तो 400 मीटर को ये 4 की स्पीड से करने में कितना टाइम लेगा, 100। और ये कितना लेगा, 8 की स्पीड से 400 को करने में, 8 पंच 40, 50। और 16 के हिसाब से ये कितना लेगा, 16 दूनी 32 और बचेंगे 8, 16 पंजे 80। और 20 के हिसाब से ये कितना लेगा, 20 आ जाएगा ये। तो इन सब का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इन सब का एलसीएम 100 आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि जो पहली बार है वो कब मिलेंगी, तो 100 सेकंड बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 100 सेकंड हमारा सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा ये कि जो जैसे ये घंटियां हैं ये हमारी बजती है 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतराल पर, तो बाद में ये एक साथ कब बजती है, तो हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है, एक मैदान की जो आकृति है वो समचतुर्भुजाकार है, यानी हाँ समचतुर्भुजाकार आकृति है जिसका जो पेरीमीटर है 294 है। समचतुर्भुजाकार है यानी जिसके चारों साइड सेम है। पेरीमीटर 294 है, तो साइड जैसे कि मैं एक्स मान लूँ तो पेरीमीटर कितना होगा, 4x। इसकी वैल्यू कितनी है, 292 मीटर है। तो यहाँ से x निकाल लेंगे, कितना आएगा, 4 7 28। बचेगा यहाँ से 1 4 3 12, x 73 आ गया। यानी जो इसकी साइड है, हमारा जो चतुर्भुज है उसकी साइड आ गई 73। पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है, इसका एक विकर्ण की लंबाई 96 है, तो मैदान का क्षेत्रफल। देखो जो हमारा समचतुर्भुजाकार चतुर्भुज बनेगा उसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 d1 d2। ठीक है, ये हमारा होता है एरिया। d1 क्या है, डायगोनल है, एक d1 है एक d2 है। आगे बोला क्या है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, एक जब हमारी साइड 73 आ गई और एक डायगोनल गिवन है, तो देखो मैं जैसे यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं जो काइट की शेप की तरह। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारी जो साइड कितने निकल के आ गई, 73 निकल के आ गई। और जो हमारी साइड है वो कितनी निकल के आई थी, सॉरी साइड तो 73 थी, एक डायगोनल 96 था, तो ये आधा हो जाएगा 48 48 का। तो फिर ये कितना निकलेगा, ये 90 है। ठीक है, तो ऐसा कोई ट्रिपलेट होता है कि 48 73 के साथ कोई ट्रिपलेट बन जाए। तो देखो इतना मेरे को तो कोई ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा कोई ट्रिपलेट होता है तो फिर हम पाइथागोरस ही लगाएंगे, हमारे पास कोई और चारा बचा ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 73 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 48 और 2 50, 25 तो यहाँ से आ जाएगा। जब इनको हम घटाएंगे और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11। तो 110 और 8 3 11, 121 आ जाएगा ये। तो इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 55। तो देखो यहाँ से आप एक नया ट्रिपलेट भी सीख गए आज कि 48 55 73 एक नया ट्रिपलेट होता है। जब ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है जो हमारा विकर्ण है किसी भी समचतुर्भुज में। तो हम एरिया निकाल लेंगे। हम एरिया क्या हो जाएगा, एक सेकंड, एरिया हो जाएगा हमारा 1/2 d1, यानी एक डायगोनल तो 96 था, दूसरा हमने निकाल लिया है, कितना निकाला है, 55 55 कंप्लीट 110 हो जाएगा ये। 2 से मैं इसको काट लेता हूँ 55 टाइम। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, 55 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 100 होता तो 100 को जब 55 से करता मैं तो 5500 हो जाता। लेकिन क्या हो रहा है कि 4 कम है ना, ये 4 ज़्यादा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 गुणा 55 कम आएगा। ठीक है, देखो मैंने कैलकुलेशन को ऐसे कर रहा हूँ जिससे आसान हो। 100 होता तब तो 5500 आसानी से निकाल देते, तो क्या 100 होता तब कितना ज़्यादा ले लिया, 4 ज़्यादा ले लिया, तो 4 गुणा 55 कम आ जाएगा। और 4 गुणा 55 कितना होता है, 220। तो 55 में से जब 220 जाएगा तो कितना बचेगा, 5280। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दशमलव भिन्न वाले एक भाग के भाजक 22.8 है और भागफल 8.5 है, जबकि शेषफल 0 है, तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, देखो ये आपने पढ़ा होगा। हमसे क्या बोल रहा है, भाज्य कितना है, यानी यहाँ पे जो आएगा वो पूछ रहा है। और इसका जो भाजक है, ये वाली वैल्यू हमें दी गई है 22.8, नहीं सॉरी ये वाली है 22.8। और जो हमारा भागफल आया है वो कितना आया है, 8.5 आया है। और रिमाइंडर 0 आया है। ये होता है हमारा भाज्य। आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी ये डिवाइडेंट हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो भाज्य है ये हमारा कितना आ जाएगा, 22.8 इंटू ये जो नंबर है हमारा 8.5, ये प्लस, देखो रिमाइंडर तो 0 है तो उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 40, असिलाई 4, 5 2 10 4 14, असिलाई 1, 5 2 10 और 1 11। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 64, 6 असिल 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 असिल 8 दूनी 16, 16 और 2 18। तो ये इतना आएगा 0
और 4 और 4 8, 1 और 2 3, 8 और 1 9, 1938 और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया 193.8। यही पूछा था हमसे कि जो ये भाज्य है वो क्या होगा, तो हो जाएगा 193.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। सपोज कि एक ट्रेन है हमारी, ये एक ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और एक पर्सन है हमारा। ठीक है, एक जो हमारा पर्सन है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और जब ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई चलती है और स्पीड इनकी ऐड हो जाएंगी। कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में। आगे बोल रहा है जो उस व्यक्ति की जो चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, इसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर। तो इतने इतनी स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो पूछ रहे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, जो हमने डिस्टेंस मान लेते हैं कि एल है, ये बराबर होगी स्पीड इनटू टाइम। देखो ये एल हमारा, देखो यहाँ पे जो आंसर है वो मीटर में है, तो जो स्पीड है इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो जब स्पीड दोनों साइड जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो ये ऐड हो जाएगा जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 62 और 10 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 इंटू टाइम। टाइम कितना गिवन है? टाइम लग रहा है 12 सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करना है, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 से 24, 24 पंजे 120 और 120 दूनी 240, तो 240 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले ए बी और सी की जो एवरेज आयु थी वो 17 वर्ष थी। देखो 5 वर्ष पहले ए बी सी की आयु 17 वर्ष थी, तो ये नहीं प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट से 5 ईयर पहले की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में कितनी होगी इनकी? 22 ईयर होगी ना, क्योंकि हर एक साल में एक बढ़ जाएगी। आगे बोल रहा है 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 17.5 थी। देखो ए और बी के बारे में बात कर रहा है। देखो ए बी सी की जो एवरेज 22 है, अगर मैं इनके सम की बात करूँ ए बी सी का, तो कितना आ जाएगा? 3 गुना, यानी 22 या 66। और ए और बी की कब की बात कर रहा है? 7 वर्ष पहले की, यानी प्रेजेंट से ये 7 ईयर पहले की बात कर रहा है। अगर मैं वर्तमान में निकालूं तो कितना आ जाएगा इसका? इसमें 7 साल और जुड़ जाएगा, तो 17 तो ये और 7 ये, 17.5 में जब 7 जोड़ेंगे तो 24.5 साल आ जाएगा। ए और बी का आ जाएगा 24.5 साल। ये तो एवरेज है। अगर मैं सम की बात करूँ इन दोनों की तो कितना हो जाएगा? ये 24 दूनी 48 और 1 49, तो ए बी का सम आ जाएगा 49। ठीक है, पूछ रहा है कि अब से 2 वर्ष बाद सी की आयु क्या है, यानी प्रेजेंट से हमारा 2 साल बाद सी की आयु पूछ रहा है। तो पहले तो निकाल लेते हैं कि प्रेजेंट में सी कितने का है। तो देखो सी क्या हो जाएगा, पहले वाले ए बी सी में से दूसरा वाला जब ए बी हम घटा देंगे तो सिर्फ सी तो बचेगा, यानी सी क्या हो जाएगा? 96 माइनस 49। तो ये कितना बच गया? 17। 17 ही बचेगा ना, बिल्कुल 17 बच जाएगा ये। और 2 साल बाद पूछ रहा है, ये तो इन्हीं हमारी करंट में है, यानी वर्तमान में है। हमसे पूछ रहा है कि 2 साल बाद, तो 17 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 19। तो 19 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। हम बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसका नाम दिया है, ये पी मान लेते हैं, ये क्यू है, ये एक आर है। क्या बोल रहा है? ट्राइंगल पी क्यू आर के एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक क्यू पी आर, यानी इस वाले एंगल का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, ये बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यू आर को पॉइंट एस पर मिलता है, ये एस पर हो गया। यदि पी क्यू की वैल्यू 12 है, दिस लेंथ वाज 12 सेंटीमीटर, और पी आर 15 है, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, और क्यू आर 18 दिया है, यानी ये जो कंप्लीट लेंथ है 18 दिया है। तो पूछ रहा है एस आर की लंबाई क्या है। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। इसमें हमारा जो करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी पी क्यू का पी आर से रेशो बराबर होता है क्यू का एस से रेशो, ठीक है, और एस का आर से रेशो, ये रेशो बराबर होता है। यानी यहाँ से देखो पी क्यू और मैं क्यू आर की अगर वैल्यू रखूँ तो पी क्यू हमारा 12 है और ये कितना है? 15 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 3 पंच 15। इसका मतलब है क्यू एस और एस आर 4:5 में है, यानी ये 4 यूनिट है। एक सेकेंड, थोड़ा मैं कलर बदल लेता हूँ। ये हमारा कितना है? 4 यूनिट है, और ये 5 यूनिट है, तो टोटल 9 यूनिट हो गया ना। 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 18 सेंटीमीटर है। 9 यूनिट की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है? एस आर की लंबाई। एस आर कितना यूनिट है? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की लेंथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब हो जाएगा। अब देखो ये सब रिजल्ट निकालने के लिए आपको जो बेसिक्स हैं वो आने चाहिए, ठीक है। फिर भी नहीं भी आ रहे हैं तो मतलब नहीं पता है तो साथ साथ में मैं बता भी रहा हूँ, तो आप कॉपी में एक अलग से ऐसी चीज़ों को लिख लिया करो जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, या जो जो
हमारे शॉर्टकट होते हैं या जो कॉन्सेप्ट होते हैं नहीं आते हैं तो साथ साथ में आप लिखा करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके तो आपके इधर उधर हो जाएंगे, कॉपी में जो चीज़ें लिखी रहेंगी वो आपके पास परमानेंट बनी रहेंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। सिंपली हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 + √5। और एक सेकेंड है, मैं थोड़ा पेन की साइज कम कर लेता हूँ। ये 3 + √5 है और ये कितना आएगा 3 - √5। नहीं, पहले वाला ही ठीक ठाक था। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यही से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 21, 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 7 × 21, और माइनस का आएगा 7√5। 3 से करूँगा तो 3 × 9 √5, ये हो जाएगा 9 √5। और ये कितना हो जाएगा माइनस का √5 × √5 5, तो माइनस का 15 हो जाएगा ये तो पहला ब्रैकेट हो गया। अब हम इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 × 7 = 21, और कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 √5। देन इसके बाद क्या होगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, अब √5 से करेंगे तो 7 √5 आ जाएगा ये, और √5 × 5 5, तो ये आ जाएगा -15। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो नीचे तो a+b और a-b का फॉर्मूला लग जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का 5, तो 9 - 5 4 बच जाएगा। ऊपर देखते हैं कि क्या कट पिट रहा है, माइनस का 7 √5, एक सेकेंड ये नहीं कटेगा, प्लस का 9 √5 और माइनस का 9 √5 ये कट गया, 7 भी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो देखो क्या बचा, 21 यहाँ से बच रहा है, और 21 यहाँ से है 42, 42 है ना। ये तो, और माइनस का कितना है 15, ये है, और 15 ये है, यानी 30। 42 - 30 कितना आ गया 12, और कुछ तो बचा नहीं है ना, यानी 12/4 कितना हो जाएगा 3। तो 3 सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला तो था ही नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि जो ब्याज की गणना है वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर कर रहे हैं, सीआई का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि आधार पर उधार दी गई 400 रुपये की जो राशि है 2 ईयर में 484 हो जाती है, तो दर क्या होगी। देखो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ले लेंगे हम 2 साल में, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2 साल में होता है तो स्क्वायर रूट, 3 साल में होता है तो 1/3 उसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो गया हमारा 484, और प्रिंसिपल कितना है हमारा 400। ये 2 साल में है, जब 1 साल का निकालना है तो इसका लेंगे हम स्क्वायर रूट। तो 484 का 22 हो जाएगा, और 400 का कितना हो जाएगा 20। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11 और ये 10। देखो प्रिंसिपल 10 से 11 हो गया, एक ब्याज हो गया 10 पर, तो ये कितना हो गया 10% हो गया। 10% तो आपको रटा हुआ होगा, ठीक है, तो 10% इसका सही जवाब हो जाएगा। 10% ना एसएससी का कोई भी, पहले चाहे एसएसटीसीएस लेता हो या कोई और भी लेता हो, 10% एक बहुत ही फेमस वैल्यू है, क्योंकि सबसे आसान इसी से पड़ता है, और ऐसा तो है नहीं कि पेपर में सारे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए और बी है एक साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी बोल रहे हैं कि 36 डेज में काम कर सकते हैं। बी और सी ये एक साथ मिलकर 20 दिन में काम को कर सकते हैं। बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो 36 और 20 का कितना आ जाएगा, 180 तो आ ही जाएगा। ठीक है, 36 पंजे 180 और 20 नम्मा 180, ये आ गया। आगे क्या गिवन है, बोल रहा है जो सी की इफिशियंसी है वो ए की जो इफिशियंसी है, ए की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। अगर ए की कार्य क्षमता इफिशियंसी 1 है तो सी की कितनी है 3 है, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बी अकेले 2/3 भाग को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से देखो आप, ए प्लस बी मिल के कितना हो रहा है हमारा 5 हो रहा है, और बी प्लस सी कितना हो रहा है 9 हो रहा है, और सी और ए है वो 4 यूनिट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि अगर मैं इस बी प्लस सी में से माइनस कर दूँ किसको, ए और बी को, इस वाले को, तो क्या बचेगा, ये हमारा कौन सा कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा ना, यानी सी माइनस ए की इफिशियंसी बचेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफिशियंसी कितनी बचेगी 9 - 5 4 यूनिट, और जबकि इसके अकॉर्डिंग 3 - 1 2 यूनिट, यानी इस 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है 3 की आ जाएगी 6, ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई हमारी, और इसकी हो जाएगी डबल थी ना ये 2। यानी देखो ए की इफिशियंसी हमारी कितनी निकल के आ गई 2। जब ए की इफिशियंसी हमारी 2 है और ए प्लस बी मिलके 5 है, तो बी की इफिशियंसी 3 रही होगी। यहाँ पे जब बी की इफिशियंसी 3 है और बी प्लस सी 9 है, तो सी की इफिशियंसी 6 रही होगी। बोल रहा है कि बी है टोटल कार्य 180 है, इसका 2/3 पार्ट यानी 2/3 भाग कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी है 3, तो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 20, 20 दूनी कितना आ जाएगा 40। 40 डेज में बी इसका 2/3 काम को कर देगा। यही हमसे पूछा था, जो कि 40 डेज हमारा सही आंसर हो जाएगा।
जो अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 38 संख्याओं का एवरेज 51 है, पहली चॉइस का 45 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 38 हमारे नंबर हैं जिनका एवरेज कितना गिवन है, 51 गिवन है। आगे बोल रहा है पहले 24 नंबर, पहले 24 के बारे में बोल रहा है, इनका जो एवरेज है दैट वाज 45 और अंतिम 5 संख्याएं हैं उनका 60 है। यानी जो 5 नंबर है इनका एवरेज कितना है हमारा, 60 है। तो देखो 29 नंबर तो हमारे हो चुके हैं ये, रिमेनिंग कितने नंबर बचे हैं, 20 नंबर ये हो चुके हैं, टोटल 48 थे, तो टोटल हमारे 9 नंबर शेष रहे हैं। इतने नंबर हमारे शेष रह गए, तो इनका हमसे एवरेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनका जो सम है वो क्या होगा। तो देखो जैसे मैं जो एवरेज का क्वेश्चन है बताता हूँ उसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। इनिशियली क्या था कि 38 संख्याओं का एवरेज 51 था और जो 24 नंबर है उनका 45 है, तो कितने कम है 51 से, ये कितना कम है, जो ओरिजिनल है उसी से तो हम कंपैरिजन करेंगे, तो कितना कम है 6 कम है। कितने नंबर पर कम है, 24 में कम है, तो सब में इतने की कमी हो गई ना। 24 पंज 120 होते हैं तो 144 हो जाएगा। और यहाँ बात करूँ तो ये 51 से कितना ज़्यादा है, 60 है ना, 9 ज़्यादा है तो प्लस का आएगा। और कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, तो ये 45 आ गया। तो देखो ये माइनस का 144 था, ये प्लस का 145 है, तो ओवरऑल क्या हुआ, -99 की कमी हो गई। -99 आने का सेंस है कि जो बचे हुए जो 9 नंबर है ना, हमारे जो 9 नंबर है उनका जो सम है वो क्या होगा, एवरेज के बराबर तो होगा, यानी 9 गुणा 51 तो होगा, इसके साथ जो ये 99 की कमी आई है इसको ये पूरा करेंगे तो 99 ये और हो जाएगा। काफ़ी लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि इस -99 से हम निकालेंगे। -99 आने का मतलब है जो नंबर हमने निकाल दिए हैं वो एवरेज से इतना सम कम लेके जा रहे हैं, तो इनकी जो पूर्ति कौन करेगा, ये जो बचे हुए नंबर तो करेंगे। फिर भी देखो अगर काफ़ी लोगों को चीज़ समझ नहीं आती है तो वो ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ जब माइनस आता है तो प्लस होगा, प्लस आता है तो माइनस होगा। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर इसका मैं सम करना चाहूँ तो 9 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो 51 ही बच जाएगा और यहाँ से 11, तो 51 और 52, 52 और 10 62, 62 गुणा 9 हो गया। और एवरेज निकालना है तो 9 से भाग दे देंगे, तो एवरेज कितना आ जाएगा 62, यही निकालना था जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो, मैंने बहुत आराम से बताया है और इसी पैटर्न से मैं, इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको एवरेज के क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, जिन लोगों ने देखे हैं उनको पक्का समझ आया होगा। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7 सही 3/5, 7 5 35 और 3 38/5, तो ये आ जाएगा। और 4 1/8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9/2। के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, तो के को हम दूसरी साइड ले आते हैं और इसको हम इधर ले जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा ये। और 26 सही 3/4 है तो ये कितना हो जाएगा, 26 चौके 104 और 3 107/4। देखो यहाँ से कुछ कट पिट तो रहा नहीं है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 8 72, असिलाई 7 9 27 और 7 34, और ये कितना आ जाएगा 10, -107/4। 10 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो ये 2 टाइम चल जाएगा तो कितना आएगा 300 और 300 600 और 42 का डबल 84, तो 684 माइनस ये आ जाएगा 20/4, 5 टाइम, तो देखो 5 टाइम जाएगा तो 501 और 7 पंजे 35, 535। तो ये कितना बच गया 65, तो यहाँ से बच गया 600 होने के लिए और 84 है और बच गया, तो 5 और 4 9 और 6 और 8 14, 149/20 है, तो यह आ जाएगा 20 सनते 140 और 9/20, 7 9/20 आएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक जो धनराशि है 2 ईयर में 16,500 हो जाती है, तो धनराशि क्या है। देखो 5% के हिसाब से है और एसआई के हिसाब से है, तो 2 साल में ब्याज कितना होगा 10% होगा, तो ये 16,500 हो जाता है। ये तो क्या है हमारा अमाउंट है, यानी 10% ब्याज है तो ये कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। इसकी वैल्यू ही हमें इतना गिवन है। पूछ रहा है कि हम प्रिंसिपल कितना होगा, धनराशि कितनी होगी, तो 100% पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से ये 0 चले जाएगा और 11 से इसको काटूंगा मैं, तो 11 एकम 11 बचे 5, 11 5 55 और ये 1 0 यहाँ से आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है। जब 100 के निकालेंगे तो 2 0 और चिपका देंगे, तो 15,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि x क्या है, 4 अंकों की एक संख्या है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 18 37 40 45 से, तो हर एक जो केस में 9 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। पूछ रहा है कि जब इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 18 27 40 45। ठीक है, इन सब का तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, जितने भी नंबर गिवन है हमारे 18 27 30 40 और 45, और यहाँ पे सेम रिमाइंडर बच रहा है ना, तो उसको हम ऐड कर देते हैं प्लस आर। आर क्या है हमारा, जो सेम रिमाइंडर है वो 9 है, तो ये 9 हो जाएगा।
तो सबसे जो पहला टास्क है वो हमारा है कि इसका एलसीएम निकालना। तो इसका एलसीएम यहीं पे निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखो एलसीएम या तो आप छोटे नंबर से पहले भाग दे लो या बड़े से दे लो, बात वही है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नॉर्मली कर लेता हूँ। देखो जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, दो से ही दे लेते हैं सबसे पहले। दो नाम 18, 27 और दो से जाएगा 15। दो से देंगे तो 20 और 45 में तो जाएगा नहीं। अब वापस अगर हम दो से देंगे तो किस में जाएगा? 9, 27 इस सब में जाएगा नहीं, यहाँ इसमें जाएगा 10 टाइम। ये तो सेम ही रहेगा ना, 9 हो गया, 27 हो गया, 15 और 45। अब वापस एक बार और दो से चले जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, बाकी तो एज इट इज रहेगा। ये 45 है, ये 9 है, ये 27 है और ये हमारा 15 है। अब हम किससे भाग देंगे? 3 से। 3 से जब भाग देंगे तो ये कितना आ गया? 3 3 9, 3 नाम 27, 3 5 15, 5 में नहीं जाएगा और 3 से देंगे तो 15। वापिस जब मैं 3 से दूंगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा और ये दो 5 और रह गए। तो अब क्या चाहिए होगा? एक बार तो हमें 3 चाहिए होगा जिससे ये हमारा 3 कट जाएगा, फिर 5 चाहिए होगा तो सारे सारे 5 कट जाएंगे। तो ये लास्ट में 5 आ गया। तो इतना हमारा एलसीएम आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो दो दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 थी 24, 24 थी 72, 72 थी 216 और 216 पंजो। 216 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1080, क्योंकि 200 गुणा 5 1000 और 16 पंजे 1080। तो क्या आ जाएगा हमारा? 1080 आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये एक 1080 आएगा। ठीक है, और कितने डिजिट का? 4 डिजिट का ही था ना, प्लस 9 ये और हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1089। इसको हम अब डिवाइड किससे कर रहे हैं? 37 से। तो 37 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 37 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? देखो 37 तिया कितना होगा? 111 होता है ना, तो दो टाइम ही जा पाएगा ये। 37 दूनी 74, बच्चा कितने यहाँ से? 26 और 8 34, तो 349 हो गया ये। और 37 का अगर मैं 9 टाइम करूं तो कितना आएगा? इसका 9 टाइम करेंगे, 9 7 63, 80 लाई 6, 9 27 और 6 33, 333 और ये है 349। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 16 बचेगा ना। यही पूछा था कि जो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो दैट वाज 16। 16 हमारा बच जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है, 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है। देखो रेलगाड़ी की लंबाई हमें और एक 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी की हमसे स्पीड पूछिए कि क्या होगी। देखो ये 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार कर रही है। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई एल है और ये पुल को पार कर रही है जो कितना है? 1 किलोमीटर का है। इसको भी मैंने किलोमीटर में ही मान लिया, या फिर मीटर में मान लो, क्योंकि जो डाटा है बाद में मीटर और सेकंड में है। तो एल मान लिया कि मैंने क्या है? मीटर में है और ये 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो ये इसकी टोटल डिस्टेंस हो गई। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ट्रेन की हमें स्पीड नहीं पता, स्पीड हमने एस मान ली, लेकिन टाइम बोल रहा है ना 1 मिनट में पार करती है, यानी 60 सेकंड में। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये निकल के आ गई कि जो 60s है वो हमारा एल प्लस 1000 है। जो अगली लाइन है वो बोल रहा है कि एक 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है, एल प्लस 750। स्पीड तो ऐसे ही रहेगी और टाइम कितना है? 50 सेकंड। तो ये आ गया हमारा 50s। यहाँ से दो इक्वेशन बन गई। अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूँ तो बचेगा क्या? एल से एल कट जाएगा, 1000 माइनस 750, 250 बराबर। यहाँ पे 60s है और यहाँ पे 50s है, तो ये हो जाएगा 10s। जीरो से जीरो, तो स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड में आएगी ये स्पीड, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में निकाला है ना सारा डेटा। लेकिन हमसे पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, तो किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई। ये 5 टाइम चले जाएगा और 18×5 = 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यही पूछा था कि जो ट्रेन की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, तो वो हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि उस बेलन का हमें आयतन निकालना है जिसकी जो आधार की जो रेडियस है 12.5 है और जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या के 4/5 के बराबर है। देखो आधार की रेडियस 12.5 है, जिसको मैं 25/2 लिख दूं, और जो हमारी ऊंचाई है, हाइट है, वो आधार की त्रिज्या यानी 25/2 के 4/5 पार्ट के बराबर है, इसका 4/5। तो ये 5 टाइम और ये 2 टाइम, तो 5 दूनी 10, 10 इसकी हाइट है। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना था। आपको पता है कि सिलेंडर है, सिलेंडर का जो हमारा वॉल्यूम होता है πr² होता है। आंसर पाई में है तो पाई को तो हम छेड़ेंगे नहीं। आर कितना है? 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 और 2 का 4 इंटू एच। एच कितना है हमारा? 10। इसको हमें सॉल्व करना है तो 2 से काट लेंगे, ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10।
ठीक है, और फिर 2 से काटेंगे। देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, मैं अगर किसी से भी 2 को काट लूँ, चाहे तो इसको काट लूँ, तो ये 2.5 आ जाएगा। तो 25 को 625 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ऐसे समझ लो कि ये 25 का स्क्वायर है और ये 25 है, तो 15,625 होता, 15 का क्यूब, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा, और पाई इसके साथ चल ही रहा था, तो 1562.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 9 डिजिट का एक नंबर है जो 72 से डिविजिबल है। जो नंबर है वो क्या है, 83x9367 8y। ये डिविजिबल है 72, 72 का मतलब है 8 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। देखो जब भी कोई नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होता है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, यानी 7 8 y है, इसको तो 8 से होना ही पड़ेगा, तभी हमारा नंबर 8 से डिविजिबल हो पाएगा। तो इसको जब हम 8 से डिविजिबल करेंगे तो देखो 8 नाम होते हैं 72, यहाँ से 6 बचेगा। अब 6 के साथ क्या लगाएं कि हम 8 से नंबर डिविजिबल हो जाए, तो 4 लग पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि y हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस सबको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और y की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, ये कितनी आ गई, 4 आ गई। अब जब नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होगा, तो 9 के मल्टीपल को तो हम हटा देंगे, 9 को हटा देंगे, और 3 और 6 9 को हटा देंगे। बचा कितना, 8 और 3 11, और 11 और 8 19, और 19 और 7 कितना हो गया हमारा, 26। 26 हो गया ना, 26 और 4 30, तो ये आएगा 30 प्लस एक्स। इसको डिविजिबल होना पड़ेगा 9 से। देखो इसमें भी 27 तो डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3 प्लस एक्स है, इसको डिविजिबल होना पड़ेगा 9 से। तो ये कब हो पाएगा, जब x हमारा 6 हो जाए। तो x 6 आ चुका है, y हमारा 4 आ चुका है, जो पूछा है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है 3x माइनस 2y, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, 3 गुणा एक्स, एक्स कितना आया है 6, माइनस 2 गुणा वाई, वाई कितना आया है हमारा 4, तो 3 6 की 18, माइनस 4 दूनी 8, तो 18 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर हम जब कर रहे हैं, तो किरण है किशोर को इतने रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देती है 2 ईयर के लिए। ब्याज की जो रेट है वो 20% है। 2 ईयर के बाद किरण को कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। देखो ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे 40,000 रुपये है। यहाँ पे देखो कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, हम ओवरऑल रेट परसेंटेज निकाल लेते हैं ना। जब 20% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 44%। कैसे हो जाएगा, 20 प्लस 20, और यहाँ पे आ जाएगा 20 गुणा 20/100, तो यह आ जाएगा हमारा 44% जब इसको सॉल्व करोगे तो, क्योंकि 0 से 0, 0 से 0, 40 और 4 44। तो बेसिकली ब्याज पूछा है, ब्याज कितना होगा, तो इसी का तो 44% हो जाएगा, तो इसका 44% निकाल दो। तो ये क्या होगा, ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगी, और इसके 2 जीरो तो बच गए, और 2 जीरो नहीं, एक सेकेंड, 40,000 ही था ना ये, ठीक है। 44% निकालने ने 2 जीरो कट गए, तो 2 जीरो बच गए, और 44 का 4 टाइम करना है। 4 चौको 16, सिलाई 1, 4 चौको 16 और 1 17, 17,600 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो जाएगा। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। व्युत्क्रम मतलब इसके जो रेसिप्रोकल है, इनका जो उल्टा करेंगे हम, उनका सम निकालना है। तो 1/4 का जब उल्टा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/3 का 3/4, और 7/5 हो जाएगा इसका उल्टा, 5/4 का 4/5 हो जाएगा, और 8/5 का 5/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, संख्याओं के व्युत्क्रम के योगफल का व्युत्क्रम। ओके, देखो यहाँ पे पूछा था कि व्युत्क्रम का योगफल, यानी ये जो आएगा इसका भी वापस रेसिप्रोकल निकालना है। तो पहले तो इसको देख लेते हैं कि कितना आ पाएगा। तो 8 और 5 40 ही आ पाएगा। देखो आप इसको बिना सॉल्व करे आंसर लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है नीचे एलसीएम हमारा 40 आएगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आए। लेकिन पूछ रहे कि नहीं, यहाँ पे एलसीएम तो नीचे की तरफ आएगा, नहीं नहीं, नीचे 40 आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, तो उसका रेसिप्रोकल पूछा था, तो ये तो ऊपर ही जाएगा, यानी 40 तो ऊपर जाएगा। तो ऐसा जो नंबर आएगा या तो 40 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो देखो नंबर 40 डायरेक्ट आ रहा है, और ये 607 22 23 इसके फैक्टर तो है नहीं। तो आप इस सवाल है, इसको बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट टिक कर सकते थे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो एलसीएम हमारा 40 आ जाएगा। तो देखो ये 40 से कितना टाइम चले जाएगा, 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 160 प्लस, जब 40 में 4, ये 10 टाइम, 10 या 30, और ये 6 टाइम 6 7 42, ये 8 टाइम जाएगा तो 4 8 32, ये 5 टाइम जाएगा तो 5 5 25। इन सबको जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 9, और इतना ही आ रहा है ना, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 आ रहा है हमारा। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो 3 आना चाहिए था। 40 हमने एलसीएम लिया, 160, और 10 टाइम 30,
40 में जब 5 का भाग देंगे तो 8, 8 7 56 आएगा। ये थोड़ी हमने मिस्टेक कर दी, ये 56 आएगा। और ये तो ठीक है 32, और ये भी ठीक है। अब जोड़ते हैं इसको, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 का 3 1 कैरी आएगा, 1 और 3 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 2 असील आएगी। 2 को किस में जोड़ेंगे, इस 1 में ही, तो 303/40। लेकिन इसका भी रेसिप्रोकल पूछा था, तो ये हो जाएगा 40/303, ऑप्शन जो कि पहला है। बाकी मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया था कि आपको इसको कैसे करना था एग्जाम में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक कार्यालय है जिसमें पुरुष यानी मेल कर्मचारियों की संख्या है महिला कर्मचारियों की संख्या की 3/8 के बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मेल कर्मचारी है, मेल को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेल कर्मचारियों की जो संख्या है वो क्या है, महिला कर्मचारियों की संख्या वोमेन है, इसको मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका 3/8 के बराबर है। यहाँ से हम मैन और वोमेन का रेशियो निकाल सकते हैं ना, कितना आ गया, ये हमारा 3/8 आ गया। आगे सवाल बोल रहा है पुरुषों में से 1/3 पुरुष गैर स्नातक हैं, जबकि महिलाओं में से 4/9 गैर स्नातक हैं। देखो यहाँ पे ये 3 और 8 है, अब हमें इसका 1/3 निकालना है मैन का, तो मैन का तो 1/3 निकल जाएगा, लेकिन जो वुमेन है इनका 4/9 निकालना पड़ेगा। तो 9 तो तभी निकल पाएगा ना जब इसका 9 कोई मल्टीपल हो। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ऊपर नीचे में 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9 27 और 9 8 72, क्योंकि उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं, रेशियो तो सेम ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमसे जो पूछा है वो क्या है। बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या में से 1/3 जो है गैर स्नातक है, नॉन ग्रेजुएट है। मेल हमारे ये कितने हैं, 27, 27 का 1/3, इसका 1/3 होगा 9, 9 क्या है हमारे गैर स्नातक हैं, ये हमारे हो गए गैर स्नातक, जिन्होंने स्नातक नहीं की है वो हो गए 9। तो इसमें से 18 वो होंगे जिन्होंने स्नातक की है। आगे बोला जबकि महिलाओं में से 4/9 गैर स्नातक हैं, इसका 4/9 तो 9 8 72, 8 चौके 32, 32 क्या है गैर स्नातक हैं। ठीक है, और जो बचे हुए हैं वो स्नातक हो जाएंगे। पूछ रहा है यदि कार्यालय में गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 164 है। ठीक है, देखो टोटल जो गैर स्नातक है उनकी संख्या 164 है, 32 तो यहाँ से आ गया हमारा, और 9 यूनिट यहाँ से आ गया, तो 32 और 9 41 यूनिट है। इस 41 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 164 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। पूछा है कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल कैसे आ जाएगा, 27 यूनिट हमारा क्या था, मैन था, और 72 यूनिट क्या था हमारा, वोमेन था। तो ये आ जाएगा 7 और 2 9, और 7 और 2 9 99, 99 का 4 टाइम करना है, जब 100 होता तो उसका 4 टाइम 400 हो जाता, लेकिन 1 गुणा 4, 4 कम होएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 396, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है हमारा। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ हो। मैंने यहाँ पे 9 से इसलिए मल्टीप्लाई किया था जिससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो आसान बन जाए, फ्रैक्शन में ना जाए। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा फ्रस्टम का क्वेश्चन है, छिन्नक का क्वेश्चन है। जो छिन्नक है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम। ठीक है, देखो इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप इसका क्वेश्चन कर पाओगे, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि फ्रस्टम होता क्या है। ये बोल रहे कि जो शंकु के जो छिन्नक है, यानी एक जो हमारा कौन है, कौन कुछ इस तरह का होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसमें यहाँ से मैं काट दो इसको तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि बाल्टी होती है ना हमारी, उसको आप उल्टा रख दो तो वो क्या बनाएगी, एक हमारा क्या बनाएगी, छिन्नक बनाएगी, फ्रस्टम बनाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है हमारा। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा है कि जो शंकु का छिन्नक है जिसकी हाइट है आज जो ऊंचाई है, हाइट है वो 8 है, और इसके जो शीर्ष की त्रिज्या 6 है। देखो इसमें दो रेडियस होती है, एक रेडियस ये होती है और एक रेडियस ये होती है। जो बड़ी जो ऊपर वाले रेडियस है इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, जो नीचे वाले इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ। तो जो हमारा स्मॉल आर है वो 6 गिवन है, और जो कैपिटल आर है वो कितना गिवन है, बेस की जो रेडियस है जो वो है 12, जो सिर टॉप की रेडियस है वो 6 है। तो बोला छन्नू का जो छिन्नक है फ्रस्टम है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है। देखो कौन होता है, कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, लेकिन इसमें जो आर है ना उसकी जगह क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इंटू एल। अब हमें कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, पाई में आंसर है, तो एल चाहिए, तो एल निकालना हमारे लिए अब एक टास्क है। तो देखो ये वाली जो रेडियस है 6 है, और ये वाली कंप्लीट 12 है, और जो एल क्या होता है, ये वाली जो लेंथ है ना हमारी, इसको बोलते हैं हम एल। ये होती है हमारी स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, कौन में भी होती है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हमारी अगर मैं बात करूँ, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 8 गिवन थी ना, तो अगर मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल दूँ तभी भी ये 8 ही रहेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो कहीं से भी डालो बदलेगा नहीं।
अब देखो ये वाली जो इतनी जो हमारी वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, टोटल हमारी थी यहाँ से यहाँ तक 12, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक की 6 हमने माइनस कर दी, तो इतना 6 निकल के आएगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 8 ये है, 6 ये है, तो ये 10 निकल के आ जाएगा, तो ये एल आ गया हमारा 10। अब हम निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू हमें पता है, आर प्लस आर, तो 12 ये और 6 ये, 12 और 6 18, और एल कितना आ गया 10, तो ये आ जाएगा 180 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा फोर्थ। आई होप आपकी क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। देखो इसे फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन था, अगर आपको फर्स्ट टर्म की नॉलेज होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। देखो इसमें इन फ्यूचर अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, वॉल्यूम पूछ लिया जाता, तो मैं वॉल्यूम का भी बता देता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, जो कौन होता है हमारा, कौन का वॉल्यूम तो सिंपली होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें जो आर स्क्वायर है ना उसकी जगह ऐसे होगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच, ये होता है, अगर कभी पूछे तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मनु है 5500 रुपये में एक पुरानी साइकिल खरीदता है और 12% इसकी मरम्मत पर लगा देता है और 5% की हानि पर बेच देता है, तो कितने रुपए में उसने बाइक बेची। देखो 5500 रुपये की हमारी कोई चीज थी, इसने 12% इस पर खर्च कर दिया, तो इसको कितने की पड़ गई, 112/100 की पड़ गई, 112% की पड़ गई ना। और बोल रहा है कि इसको 5% के लॉस पे बेच दिया, तो 95% में बेच दिया, तो ये आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको मैं 5 से काट देता हूँ, तो ये तो 19/20 आ जाएगा, और यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये वाले 2 जीरो मैं हटा देता हूँ, इतना बच गया। 5 से इसको काटूंगा 4 टाइम, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 से काटूंगा इसको तो 4 दूनी 8, बचे 3, 4 8 32, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है अब तो ये कितना हो जाएगा, 11 8 88, 80 लाई 8, 11 दूनी 22 और 8 30, 308 इंटू 19। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 से मल्टीप्लाई करते तो 5700, और 19 इंटू 152 और आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5852, 5852, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 4। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो ये 1296 लिखा है, 1296 क्या होता है, 36 का स्क्वायर होता है। 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2 है, यानी 6 की पावर 4 हो गया ये। तो अंदर जो बचा है हमारा, इसको हम लिख देंगे 6 की पावर 4, और 6 की पावर 4 की पावर 3 और है, तो 6 की पावर 12 हो जाएगा ये, और 6 की पावर 12 के बाहर में लग रहा है 1/4, तो 12/4 ये आ जाएगा 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 होता है 216, तो 216 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3 cos² थीटा प्लस 1 बराबर 4 sin थीटा है, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो हमें sec² थीटा निकालना है। तो देखो ये क्या है, 3 cos² थीटा, या तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू पे सेट होगा, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू पे नहीं है तो हमें इसको एक फंक्शन में चेंज करके निकालना होगा। अगर स्टैंडर्ड पे हुआ तो आप क्या चेक करोगे, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो एक फंक्शन में हो ना उसकी ऐसी वैल्यू लो जो रूट में ना हो, तो यहाँ पे साइन है हमारा, और साइन की वैल्यू रूट किस में नहीं होती है, 30 पर, तो सिर्फ हम 30 ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम एक फंक्शन में इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। 30 के केस में देखो क्या होता है, cos 30 होता है हमारा, कितना होता है cos 30, और देखो जैसे अगर मैं आंसर देखूं यहाँ पे 30 पे होगा भी तो हमारा sec 30 कितना आएगा, sec 30 2/√3 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये है ये 30 पर भी सेटिस्फाई होगा ही नहीं, ये हमारा किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं होगा, इसको हमें एक वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, मैं इसको साइन में बदल लेता हूँ, इसको लिख दूंगा 1 - sin² थीटा प्लस 1, ये क्या है 4 sin थीटा, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का 3 sin² थीटा प्लस का 1 बराबर है 4 sin थीटा। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, sin² थीटा को दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, तो 3 sin² थीटा, और जब इसको मैं इस साइड ले आया यहाँ पे 4 sin थीटा है, तो प्लस का 4 sin थीटा, इसको भी इस साइड ले जाएंगे 3 और 1 4, इधर आएगा तो -4 बराबर 0। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं, ऐसे करने की गुणा करने पर हमें कितने दे दें, 3 चौके 12, और जिनको हम जोड़े तो क्या आ जाए, प्लस का 4 आ जाए, तो 6 और 2 हो जाएंगे, प्लस का 6 और माइनस का 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, जो वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारी साइन थीटा की, वो आ जाएंगे। देखो जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ जो मल्टीप्लाई है इसका डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर मैंने आपको बता दिया, आप डायरेक्ट कर लेना, वैसे तरीका यही होता है डायरेक्ट करने का। क्या जो प्लस माइनस है तो प्लस वाली माइनस में हो जाती है, माइनस वाली प्लस में, और जो x² है या जो भी हमारा जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका हमें डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -6/3, तो ये तो -2 आएगा, और एक आएगा 2/3,
देखो माइनस तो वैसे भी नहीं होना क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो सिर्फ हमारा जो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, जो हमारी वैल्यू पॉसिबल है वो 2/3, यानी ये 2/3 है। ये किसकी वैल्यू है, हमारी साइन थीटा की। तो साइन थीटा जब हमारा 2/3 आ रहा है, आपको साइन थीटा पता है क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ, एक राइट एंगल बना दूँ, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, जो परपेंडिकुलर यानी 2 और हाइपोटेनस 3। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो, लेकिन पूछा क्या है हमारा, देखो वैसे ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 तो √5 आ जाएगा। ये पूछा है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे यहाँ से हम। तो सेक थीटा निकालेंगे तो क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, तो √5/3। लेकिन इसका स्क्वायर पूछा है हमसे, सेक स्क्वायर पूछा है, तो ये हो जाएगा 5 और 3 का 9, तो 5/9 आ जाएगा। एक सेकेंड, नहीं, कॉस आधार बटा कर्ण होता है, ये कर्ण बटे आधार होता है, हाइपोटेनस बटे बेस होता है। हाइपोटेनस 3 बेस √5, स्क्वायर करेंगे इसका, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 5, तो 9/5 आएगा। वो मैंने कॉस निकाल दिया था, लेकिन पूछा तो सेक था ना, जो उसका उल्टा हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि व्रत है जिसकी दो कॉर्ड है, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। वो व्रत के अंदर एक पॉइंट एफ पर एक दूसरे को काट रही है। एक सर्कल हो गया जिसकी मैंने दो कॉर्ड बना लेता हूँ। लेट्स से कि ये ए बी है और दूसरी है सी डी। ये सर्कल के अंदर किस पॉइंट पर काट रही है, पॉइंट एफ पर काट रही है। ये हमारा पॉइंट एफ हो गया। बोल रहा है कि ए एफ 4 है, दिस लेंथ इज 4, और बी एफ 6 है, ये 6 है, सी एफ 3 है, सी एफ ये वाली वैल्यू 3 है। पूछ रहा है सी डी की लंबाई क्या है। आपको पता है कि जो कॉर्ड कॉर्ड एक दूसरे को जो अंदर काटते हैं, तो क्या होता है, ए का एफ से मल्टीप्लिकेशन और एफ का बी से मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है सी का एफ से मल्टीप्लिकेशन और एफ का डी से। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए से एफ कितना है हमारा 4, और एफ से बी है 6, सी से एफ हमारा 3 है, और एफ से डी निकालना है जो हमें नहीं पता है। तो 3 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा हमारा एफ डी। पूछा क्या है, एफ डी नहीं पूछा, सी डी पूछा है, यानी ये वाली लेंथ कंप्लीट पूछी है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की। तो 8 तो ये आ गई, 3 पहले की थी, तो 8 और 3 कितनी हो जाएगी, 11। जल्दी जल्दी में आप 8 ऑप्शन टिक कर सकते हो, क्योंकि आजकल ना ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जिससे आप गलती करो मैक्सिमम। क्योंकि 8 आप देखते कि देखते नहीं क्या पूछा है, तो 8 आप लगा देते। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक है ना, इनसे बचा करो, और ये तब भी हो पाएंगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि ये जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं, ये हर किसी से होती हैं, ये तभी कम हो पाएंगे जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक परिवार की जो मासिक आय है वो है 45,000 रुपये। ये क्या बोल रहा है कि जो 20% है भोजन पर खर्च कर दिया, और 20% घर के किराए पर, और 5% खरीदारी पर, और 10% है वो व्यक्तिगत जरूरतों पर खर्च करता है, और जो शेष धनराशि की क्या करता है, बचत करता है। देखो खर्च कितना कर दिया, 20 और 20 40, 40 और 5 45, 45 और 10 55%। 55% जब ये खर्च कर चुका है, तो बचा किसका, इसका 45% बचेगा। इतना ये क्या सेविंग आ गई इसकी, ये जो निकल के आ गई वो सेविंग निकल के आ गई। पूछ क्या रहा है आगे, बोल रहा है यदि वे अपनी जो मासिक बचत है उसका 12% गरीबों में दान कर देते हैं, तो वो गरीबों को कितना दान करते हैं। यानी ये जो आएगा इसका भी 12% निकालेंगे, वो हमें ये गरीबों में दान कर रहे हैं, तो इसका 12% पूछा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो जीरो, 3 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी। 5 से ये 2 टाइम, और 5 से ये 9 टाइम, और 2 से ये 6 टाइम। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 80 4, 9 चौको 36, और 4 40, 405 को 6 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 2400 तो एक आ जाएंगे, और 6 पंजे 30 और आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2430, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर पहला। तो ये तो आसान क्वेश्चन था हमारा। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, बोल रहा है यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात, बहुलक को हम बोलते हैं मोड और माध्यिका को बोलते हैं मीडियन, ठीक है, इसका जो रेशियो है वो 13:9 है। और ये बोल रहे हैं ये तो अनुभवजन्य संबंध, इम्पेरिकल रिलेशन का उपयोग करते हुए माध्य और बहुलक का अनुपात निकालना है। देखो ये जो क्या बोल रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, ये जो टर्म है ना इसका मेरे को नहीं पता है कि ये क्या बोल रहा है, फिर भी हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जो हमारा मोड होता है, जो हमारा बहुलक होता है, वो बराबर होता है 3 × माध्यिका। माध्यिका को हम कहते हैं मीडियन, माइनस 2 × मोड। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने शायद कल भी बताया था, जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें। मीडियन हो गई हमारी माध्यिका, और सॉरी मोड नहीं, यहाँ पे मीन आएगा, ये मीन का मतलब हो गया माध्य, ठीक है।
तो हम एक काम करते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि ये मोड हमारा x है और ये हमारा y है मीडियन और ये z है। तो एक इक्वेशन तो ये बनी जाएगी x बराबर 3y माइनस जेड। हमें गिवन क्या है, बहुलक यानी मोड। मोड क्या माना है हमने, x रेशो माध्यिका, माध्यिका मानी है y, तो x रेशो y हमें गिवन है 13:9। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है माध्य और बहुलक। माध्य यानी जेड, इसका रेशो पूछ रहा है बहुलक। बहुलक मतलब जेड और एक्स से रेशो पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो एक इक्वेशन तो हमारी ये निकल चुकी है एक्स रेशो वाई, और हमसे पूछ रहा है कि जो जेड रेशो एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे जो ये एक्स रेशो वाई 13:9 था ना, यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि ये 13k है और ये 9k है। तो पहले वाली जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। एक्स बराबर कितना है हमारा 13k है, बराबर 3 इंटू वाई बराबर है 9k, माइनस है हमारा जेड, और जेड कितना 2 टाइम यानी 2z आ जाएगा ये 2z। तो यहाँ से 2z की वैल्यू तो निकल जाएगी ना, 3 नाम 27k और माइनस का इधर आ जाएगा ये 13k। तो 27 माइनस 13 कितना होता है 14k। तो 2z की वैल्यू 14k है, तो z कितना आ जाएगा हमारा 7k। अब पूछा क्या है, जेड रेशियो एक्स, जेड हो गया 7k एक्स, और एक्स क्या था हमारा 13k, ये हो जाएगा 13k। तो ये आ जाएगा 7:13, यही निकालना था हमें। देखो ये मेथड अगर कुछ अलग भी हुआ तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी मेथड से निकालो आंसर तो सेम आते हैं। तो 7:13 आ गया हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 0.3 mm त्रिज्या वाले 32 मीटर लंबे बेलनाकार तांबे के तार को पिघलाया जाता है और पिघली हुई धातु से एक स्फेयर बनाया जाता है, जिसमें कोई भी जो प्रोडक्ट है, जो पदार्थ है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। तो पूछ रहा है इस प्रकार निर्मित जो गोला है, जो स्फेयर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जो कर्ड सरफेस एरिया है वो निकालना है हमें। तो देखो दोनों की वॉल्यूम हम इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.3 mm त्रिज्या वाले, देखो 0.3 है और mm है। एक mm का मतलब होता है 10⁻³ mm होता है मिलीमीटर, यानी 10⁻³ मीटर। ये 10⁻³ हो जाएगा, ये मीटर में आ गया। ये तो हमारे क्या है रेडियस, ये r है। तो ये बेलनाकार तार था तो बेलन का क्या हो जाता है πr², यानी इसका स्क्वायर करेंगे 0.3 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻⁶। और ये कितना था 3200 मीटर लंबा था ना, तो एच है वो कितना हो जाएगा हमारा 3200 मीटर। तो जो सारा डेटा हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 3200 मीटर आ जाएगा। ये बराबर होगा किसके, एक क्या बना रहे थे हम यहाँ पे, स्फेयर बना रहे थे, यानी 4/3 पाई स्फेयर बना रहे। मान लेते हैं कि उसकी जो रेडियस है वो r निकल के आएगी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखो यहाँ से जो पाई है, पाई से तो पाई कट ही जाएगा, और क्या कट रहा है हमारा, देखो 4 से मैं इसको काट दूंगा 800 टाइम, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, देखो ये 0.09 है, 3 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.27, और 10⁻⁻⁶ चल ही रहा है, और ये 800 है। ये हमारा आर क्यूब है। यहाँ से 1/3 जो रूट लेंगे हम, क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से आर निकल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 27, इन सब के मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, इसको मैं 27 ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 10⁻⁻² और आ जाएंगे, यानी कि 10 की पावर कितनी बन जाएंगी -8। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, 10⁻⁻8 बन जाएंगी, और 800 है, इसको भी मैं लिख रहा हूँ 8। तो यहाँ से 10⁻² प्लस की आ जाएंगी, ये 10⁻² प्लस की, तो 10⁻² और ये 10⁻⁻8, तो 10⁻�6 बच जाएंगे। ठीक है, इतना बच गया ना, ये हमारा आर क्यूब है। तो यहाँ से 1/3 ले लेते हैं तो आर बच जाएगा। तो 27 का क्यूब तो 3, 8 का क्यूब 2, और 10⁻⁻6 का क्यूब 10⁻⁻2। क्योंकि 1/3 पावर करेंगे ना, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 दूनी 6, और 10⁻⁻2 का मतलब है नीचे भाग लग रहा है 6/100 का। तो जो रेडियस है ये आ गई 3 हमारी 50, ये मीटर में आई है। पूछा क्या है, किस प्रकार निर्मित गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। तो आपको पता है कि जो हमारा बेलन बना था, बेलन का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 4π, आर कितना है ये 3/50, स्क्वायर करेंगे तो 9, और 50 का कितना हो जाएगा 2500। लेकिन ये मीटर स्क्वायर में आएगा, इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन स्क्वायर में है तो 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो पूछा है उसकी वैल्यू हमारी निकल जाएगी। पाई तो हमारा आना ही है, और इसकी 2 जीरो यहाँ से चल जाएंगी, और 25 से ये 4 टाइम कट जाएगा। तो 4 नाम 36, और 36 चौके 144, तो 144 पाई आ जाएगा। यही पूछा था हमसे, जो कि है ऑप्शन नंबर 4।
वैसे आप देखो यूनिट है उसको कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी मैंने आपको जैसे किए वो बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि जो ए बी एक जो हमारा फादर है उसके 4 सन है ए बी सी डी को, ये जो पैसे बांटता है किस रेशो में, 3 6 8 5 के रेशो में। ये है हमारा 3 6 8 5, इस रेशो में पैसा बांटता है। आगे बोल रहा है कि बाद में यह पाया गया कि जो सी को धनराशि है वो बी से 1,000 ज्यादा मिली। सी को बी से कितना मिल रही है, 2 यूनिट ज्यादा, इसकी वैल्यु 1,000 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये हो जाएगी। तो पूछ क्या रहा है, चारों के बीच वितरित कुल धनराशि कितनी थी। तो 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 यूनिट थी, तो 22 पंजे हो जाएंगे 110 और 2 जीरो इसके साथ और चिपक जाएंगे, तो 11,000 रुपये आ जाएंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 2430 है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका हमें एरिया गिवन है 2430। बोल रहा है जो इसकी लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है। अगर ये हमारी एक्स है लंबाई, तो ये x-9 है। तो पूछ रहा है आयत का परिमाप बताना है। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x इंटू x-9। ये गिवन है 2430 के, तो यहाँ से जो मेन टास्क है वो हमारा x निकालना है। तो इसको क्या हो जाएगा, x² और माइनस का 9x बराबर है ये 2430। एक तो तरीका है कि हिट एंड ट्रायल से वैल्यू निकाल लो, दूसरा तरीका है कि आप क्वाड्रेटिक बना के, क्वाड्रेटिक तो बन गई है, तो यहाँ से आप इसके सॉल्व करके आंसर निकालो। देखो मैं आपको हिट एंड ट्रायल से बताता हूँ, देखते हैं कि बन पाता है या नहीं। देखो अब इसको अगर हम हिट एंड ट्रायल से बनाना चाहे तो क्या हो सकता है, अगर मैं 50 लूँ तो 50 का 2500 माइनस 450, 2500 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 55 लेते हैं हम, तो 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का होता है 5 5 25, 30 25, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 55 गुणा 9। तो 55 गुणा 9, 9 5 45, 80 4, 9 5 45, 9 5 45, 80 4, 9 5 45 और 4 49, 495। 5 - 5 0, और 12 में से जब 9 जाएंगे तो 3, यहाँ एक कैरी बढ़ जाएगी, और 30 में से जब 5 जाएंगे तो 25, 25 30 आ रहा है, और जबकि यहाँ पे 24 30 लाना था। तो 54 पे हमारी बात बन सकती है। 54 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 + 4 हो जाएगा ये। देखो कितना हो जाएगा ये, 2500 तो ये, और 16 ये, और 50 दूनी 200, 200 को डबल 400, और तो ये आ जाएगा 2916। इसमें से माइनस करेंगे 54 गुणा 9, 9 × 4 = 36, 80 लाए 3, 9 × 5 = 45 और 3 = 48, 486 माइनस करेंगे, 6 - 6 0, 11 - 8 3, एक असिल बढ़ गई, और 29 में से 5 गए तो कितना आएंगे, 24, 24 30 आ गया। देखो हमने 8 एंड ट्रायल यूज किया और 54 हमारी सेटिस्फाई होगी। 55 ट्राई किया, 55 नहीं हो पाई थी, तो 54 हो गया। बाकी फैक्टर कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट वैल्यू थोड़ी अज्यूम करना इतनी बड़ी थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, बट मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, आप वैल्यू अज्यूम करके, मतलब क्वाड्रेटिक तो बन गई है उसको निकाल लेना। तो 54 आ गया ये। तो अगर ये 54 है तो 54 में से जब 9 जाता है तो कितना आता है, अगर 10 जाते तो 44, तो ये 45 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है परिमाप, परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो एल कितना है 54, और ये कितना है हमारा 45। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, और 5 4 9, 99 का डबल हो जाएगा 198। यही पूछा था कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, जो कि हो जाएगा 198 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए है किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, और बी उस कार्य का 2/5 पार्ट को, बी के बारे में कहा गया है कि 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, तो पूरा कितने में करेगा, 2 6 12, 6 पंजे 30, तो बी कर देगा 30 दिन में। और तो बोल रहे दोनों एक साथ, देखो टोटल यहाँ से एलसीएम बात करो तो 120 आ जाएगा, 24 पंजे 120, 30 चौके 120, यहाँ से इफिशियंसी आ गई। सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वे एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, तो अभी कितना काम बचा है। देखो 5 और 4 9, इनकी इफिशियंसी होगी, 6 दिन तक करेंगे तो 54 काम तो हो गया हमारा। तो बचा कितना है, 46 और 20, 56 66 बचा है। किसका 66, 120 का। तो 2 से काटेंगे तो, या किससे कट जाएगा ये, 6 से कट जाएगा ना, 6 कम 6, 6 कम 6, और 6 दूनी 12, 11/20 आ जाएगा। इतना काम हमारा रिमेनिंग बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने होते हैं हमारे, 23, 23/8 माइनस, पहले अंदर वाले ब्रैकेटों को सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, और एक ये है 5/4, और इसको माइनस करना है 5/8 से, और यहाँ पे 3 माइनस करना है, ये 3 तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ तक की वैल्यू हमारे ये आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा 8 या 24 माइनस 8 में 4 का भाग 2 टाइम 10 प्लस 8 से 8 कट जाएगा 5, तो 24 माइनस 10 14, 14 और 5 19/8, तो 19/8 आ गया इस ब्रैकेट की वैल्यू। तो इस सबको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से 19/8 लिख रहा हूँ। ये हमारा 19/8 आ गया, और इसको हमने लिखा ही था 23/8 होगा, प्लस p/8 बराबर 0 है, यहाँ से p निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 माइनस 19 कितना हो गया 4/8, 4/8 मतलब 1/2 बराबर, देखो इसको इस साइड ले जाते हैं, माइनस का p/8, यहाँ से p निकालना है, 2 से 4 टाइम कट जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का आएगा, लेकिन ये तो p आ जाएगा -4। यही पूछा था कि जो p है उसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है। बोल रहा है कि एक परीक्षा है जिसमें जो ए के जो प्राप्तांक हैं वो बी के प्राप्तांकों से 20% अधिक है। देखो ए और बी की बोल रहा है कि ए के प्राप्तांक बी से 20% अधिक है। 20% होता है 1/5। अगर ये 5 यूनिट है तो ये 6 यूनिट है। आगे बोल रहा है और सी के प्राप्तांक है वो ए और बी के कुल प्राप्तांकों के 85% के बराबर है। सी के प्राप्तांक ए और बी के जैसे अगर 100 हुए तो इसके क्या है, इसका 85% के बराबर है, यानी 17/20 आ जाएगा रेशियो। देखो यहाँ पे ए और बी दोनों हमारे 11 यूनिट हो रहे थे, जबकि यहाँ पे 20 यूनिट है, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसको जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 6 की 120 और 20 पंजे 100, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल बनाने के लिए। तो नीचे वाला तो आ जाएगा 220 और ऊपर वाला आ जाएगा 1177, 7 11 कम 11 और 7 18। पूछ क्या रहा है, ए के प्राप्तांक है सी के प्राप्तांकों से कितने कम है। देखो ए के आए 120 और सी के आए 187, कम कितना है 7 और 8 माइनस 2 6, 67 कम है किससे, ए के प्राप्तांक है सी से। तो सी के रेस्पेक्ट में पूछा है ना, तो सी है 187 और ये हो जाएगा 6700। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ये कितना हो पाएगा 18 3 54 और 4 ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 3 टाइम आएगा 54, यानी 3 की वाली लाइन आएगी, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखेंगे कि किसके आसपास है ये। तो भागे कर लेते हैं, 137 का 3 टाइम गया तो कितना आ गया ये, देखो 187 है ना, 187 का 3 टाइम 3 7 21 असिलाई 2 3 8 24 और 2 26 असिलाई 2 3 कम 2 561 हो गया। और ये 670 था, तो कितना बचा 561 में 100 जोड़ेंगे तो 661 और 9 और बच गए, यानी 109 बच गए अभी भी। ठीक है, कितने बच गए 109 बच गए। और यहाँ पे क्या उतारेंगे, अब हम 0 उतारेंगे तो 1090। इसमें कितने टाइम जा पाएगा, अगर ये 180 होता तो लगभग 5 टाइम ही जा पाएगा। ठीक है, और आप वेरीफाई भी कर लेते हैं हम कि 187 को अगर मैं 5 टाइम करता हूँ तो 5 7 35 असिलाई 3 5 8 40 और 3 43 असिलाई 4 5 एकम 5 4 9 935 हो गया। इससे ज़्यादा तो जा नहीं पाएगा ना, तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारा 35 पॉइंट समथिंग में, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये 34.6 ये हो नहीं पाएगा, 37 ज़्यादा हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डीआई का है। यहाँ पे बोला गया है कुछ छात्रों के वजन से संबंधित आंकड़े दिए, इन सभी छात्रों को मिलाकर माध्य वजन क्या होगा। यानी देखो एवरेज वेट पूछा है, ये छात्रों की संख्या है और ये उनके एवरेज है। ठीक है, देखो मैं इसको आपको डेविएशन से बताता हूँ। यहाँ पे नंबर या फिर नॉर्मली भी कर लेंगे हम, ये 5 है 7 है स्टूडेंट का नंबर है, ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, यही डेटा है ना 5 7 6 4 3। और इसके 31 केजी था, इसका 25 किलो था, इसका 20 किलो था और इसका 35 किलो था और इसका 20 किलो है। देखो यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि एवरेज वेट क्या है इनका, कितना मान लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं कि 20 है मान लो। अब देखते हैं कि इस पे क्या फर्क पड़ा ओवरऑल। तो देखो यहाँ पे 31 है, हमने माना है 20, तो इस कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, तो 5 और 11 है वो कितने पे है 5 स्टूडेंट पे, तो 55 ज़्यादा होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का। इसके बाद ये हमारा 25 है, 5 ज़्यादा है 7 पे, तो 35 आ जाएगा। ये तो 20 ही था, ये कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है 4 पे, तो 60 हो जाएगा। और देखो ये भी 20 है, तो इतना ज़्यादा हो गया। ये टोटल कितने लोगों में बटेगा, ये जितने लोग टोटल है इनमें बढ़ जाएगा। ये कितने हैं, ये 5 7 12 12 और 4 18 18 और 4 22 और 22 और 3 25, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 20 प्लस ये हो जाएगा, देखो 0 5 5 5 और 5 10 अस्सी लाई 1 1 और 6 7 7 और 3 10 10 और 5 15, 150 आ गया ना। 150 हम 25 का भाग देंगे तो 20 तो ये आ गया, और 25 6 के 150 होते हैं, तो ये कितना आ गया 26 आ गया।
यही पूछा था, इसको हमने क्या किया, डेविएशन से सॉल्व किया है। तो हमारा जो 26 है वो आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला गिवन है। ठीक है, तो ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारी क्या थी, जो लेवल 3 है, जो कि 2 डेट को हुआ था, एक तो 14 तारीख को हुआ था, एक 17 तारीख को हुआ था। 14 की शिफ्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये शिफ्ट 2 थी। इसके बाद हम 17 की जो तीनों शिफ्ट हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा एक बच जाएगा लेवल 2, उसको डिस्कस करेंगे। लेवल 6 आपको पता ही है कि लास्ट मंथ एग्जाम हुआ था लेवल 6 और 4 का। तो उसका जो मैथ और रीजनिंग है, दोनों सेक्शन में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और अभी जितने भी जो उनका लेवल 5 का एग्जाम हुआ है, जो 2 डेट को हुआ था, उन सबके जो 5 सेट्स है टोटल, उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा 3 खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 को हम खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम जो CHSL है, जो अभी इसके आंसर किया है रिसेंट में, इसका जो पेपर डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।